आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैम मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल, ख़ास तौर से जो कंसीव करना चाहती महिलाएं, उनको अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए? देखिए, आजकल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और करानी भी चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चा लगने के बाद हमें कोई बीमारी का पता लगता है तो कई बार बहुत ज़्यादा जो कई गंभीर बीमारियां होती हैं उनमें हमें बच्चे के लिए गर्भपात की भी सलाह देनी पड़ती है। जैसे डायबिटीज़ है, क्योंकि आजकल बड़ी उम्र में महिलाएं गर्भ धारण कर रही है। 35 साल की एक महिला पहली बार गर्भ धारण कर रही है, उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होती है। तो ये बीमारियां हमें गर्भ के पहले से कंट्रोल करके रखनी पड़ती है। जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ में अगर उसने कंसीव किया है तो बच्चे में शारीरिक बीमारियों की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे में हमें कई बार अबॉर्शन की सलाह देनी पड़ जाती है उसको, कि आप बच्चा इसको रखेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर मरीज़ जिसको पता है कि अगर हमें प्रॉब्लम है या एक उम्र के बाद है, या वो बच्चा प्लान कर रही है, कोई भी महिला है, जैसे अगर मान लो सिंपल खून की कमी भी है महिला को, अगर वो पहले से पूर्ति हो जाती है तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसीलिए पर अपने यहाँ क्योंकि एक रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये अभी तक नहीं हुआ है। पर आजकल जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोग समझते हैं, एजुकेटेड हैं, वो लोग प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इसमें वो लोग हमारे पास पहले आते हैं, हम उनके कुछ टेस्ट कराते हैं, उनका जनरल चेकअप करते हैं और फिर अगर उसमें कोई बीमारी होती है तो हम उसको काउंसलिंग करते हैं। कई बार जैसे किसी महिला को पहले कोई बच्चा डिफेक्टिव पैदा हुआ है, कि जैसे मंदबुद्धि है या कोई ऐसे जेनेटिक बीमारी है, तो उसमें वो पहले आती है तो हम एक फुल वाइट की टैबलेट शुरू करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं कि आगे भी क्या बच्चा वैसा ही होगा। फिर उसके लिए हम पहले से सारी तैयारी करते हैं और उसके बाद उसको कंसीव करने को कहते हैं। मैम, कंसीव करने से पहले फॉलिक एसिड एक महिला को लेना कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा कहा गया है कि फॉलिक एसिड से कंजेनाइटल एनोमलीज़ की संभावना कम होती है, गर्भ ठहरने की संभावना ज़्यादा होती है। ये पिछले 100 साल से चला आ रहा है, तो ये एक बहुत ऑथेंटिकेटेड है। जैसे इसलिए हम लोग फॉलिक एसिड 3 महीने पहले से प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जैसे विटामिन D3 का रोल है, मैकालोबिन का रोल है, और अपन इकोस्प्रिन भी देते हैं। इकोस्प्रिन तो मेनली बीपी वगैरह के जिसमें होता है उनको देते हैं, पर फोलवाइट और इकोस्प्रिन तो हम किसी भी मरीज़ को शुरू कर सकते हैं। अगर बाकी नई नई दवाइयाँ आई हैं तो कई कॉम्बिनेशन की दवाइयों को भी शुरू किया जा रहा है, मल्टीविटामिन भी दिए जा रहे हैं, पर फोलवाइट और इकोस्प्रिन तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो सभी, अगर महिला जिसके कोई पहले गर्भपात हो चुका है या ये है तो उसको ले लेने में सही रहता है। मैम, जिस तरीके से अभी आपने प्री कंसीव काउंसलिंग की बात करी, इसकी आप बड़ी वजह ये क्या मानती हैं कि मतलब जिस तरह से लेट शादियां अब होने लग गई हैं, 30+ में लोग जाके कंसीव कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब महिलाओं के लिए? देखिए, ज़रूरी तो पहले भी था। पहले किसी भी महिलाओं को अगर आपन ने देखा है तो कई बार गर्भपात होते हैं, कई बच्चे होने के बाद मर जाते थे उनके, पर पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, साधन नहीं थे। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक होता था, प्राइवेट का तो सिस्टम ही नहीं था। अगर हम 50 साल पहले देखें तो देयर वाज नथिंग लाइक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो उस समय के ही काम कर ले, इमरजेंसी सर्विसेज देना ही उनके लिए काफ़ी था। पर आज की तारीख में डॉक्टर्स बहुत है, हॉस्पिटल्स बहुत है और पेशेंट्स में भी अवेयरनेस आई है। वो ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई समस्या आए, तो वो भी चाहते हैं कि पहले करने के, बच्चा पैदा करने के पहले, कि हम एक बार डॉक्टर से सलाह कर लें अगर हम बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं तो कोई समस्या है या नहीं है। और जैसा कि आपने कहा है 30 के प्लस लोग कंसीव कर रहे हैं, क्योंकि लेट शादियाँ होनी है, कैरियर ओरिएंटेड है लेडीज़, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक 20 साल की लड़की में और एक 30 साल की महिला में एक शारीरिक में बहुत अंतर आ जाता है। कई सारी बीमारियां 30 और 35 साल में डेवलप होनी शुरू होती है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, और भी कई बीमारियां हैं।
और स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम मरीज़ों को सिर्फ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, योगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। पीसीओडी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड डाइटरी चेंजेस, क्योंकि आज की तारीख में सब बाहर रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड ये बहुत कॉमन है खाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको पहले से काउंसलिंग करते हैं तो वो उनके लिए एक अच्छा आउटकम देगा। क्योंकि अगर उसके मान लो अगर 30 ईयर्स पे उसने कंसीव किया और 2 अबॉर्शंस हो गए, तो नेक्स्ट बार उसको कंसीव करते करते 35 की एज आ जाएगी। तो आज जो हम उसको फैसिलिटी दे सकते हैं तो हमको उसको पूरी देनी है। पहले डॉक्टरों की कमी भी थी, मरीज़ की अवेयरनेस भी नहीं थी, पर धीरे धीरे हेल्थ सर्विसेज में ट्रिमेंडस सुधार हुआ है, जिसके कारण आज की तारीख में हमारा जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो किसी अमेरिका या किसी भी डेवलप कंट्री से कम नहीं है। इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और हम इतनी बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं और हम एज़ पर जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से भी आपने जंक फूड वगैरह की बात करी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को बताएं कि कंसीव करने से पहले उनका डाइट क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी महिलाओं को बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स एंड वाटर इनटेक, ये 5-7 चीज़ें आती हैं। ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में होनी चाहिए। अपना जो प्रोटीन है रिक्वायरमेंट वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एवरेज रहता है कि अगर आप 40 केजी के हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन खाना है, 60 केजी के तो 60 ग्राम खाना है, मतलब एक एवरेज। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं या मालनरिश है तो और ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो आपको अपनी बॉडी का बैलेंस करना, क्योंकि आज की तारीख में अपन जैसे जंक फूड खा रहे हैं और वो प्रोटीन इतना होता नहीं है। दे आर मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और क्या फैट जो प्रोटीन होता है वो खाने में टेस्टी नहीं होता। हमेशा जो चीज़ें टेस्टी होती है वो या तो स्वीट होती है या कोई ना कोई क्रीम, फैट या क्रीम के साथ होती है। तो वो जब होती है तो वो इंसान आराम से, पैलेटेबिलिटी रहती है तो आराम से खाता है। तो वो क्या हमेशा प्रोटीन अवॉइड करता है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। कई बार मिनरल्स और विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन बिकॉज दूध पीना नहीं चाहते, और जो दूध आ रहा है उसकी क्वालिटी पे भी देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए अपने को जो पेशेंट है, अगर वो अपने को पहले पता लग जाता है कि इसमें ये कमी है तो अपन पूर्ति कर सकते हैं उसकी। विटामिन डी भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, तो उसकी पूर्ति के लिए महिलाओं को क्या करना? देखिए, विटामिन डी अपने यहाँ जो होता है वो सनलाइट से स्किन में चेंजेस के कारण बन सकता है, परंतु अपन लोग मेनली इंडोर में रहते हैं, धूप में जाना नहीं चाहते। जब धूप में जाते हैं तो अपने ऑलमोस्ट सब बॉडी पार्ट कवर्ड रहते हैं, बहुत हल्के हल्के से बॉडी पार्ट होते हैं जिससे अपने को चेंजेस नहीं होता। तो आज की तारीख में जैसे अगर हम टेस्टिंग भी कराते हैं तो हमारे 90 to 95% लोगों को विटामिन D3 की कमी रहती है, जिसके कारण लैक पेन्स है, क्रैम्प्स, ब्लैक क्रैम्प्स है, बैक एक है, बॉडी एक है, ये सब चीज़ कॉमन रहती है। तो ऐसे में हम विटामिन डी लेवल का करा लेते हैं टेस्टिंग और उसको विटामिन डी की टैबलेट्स दे देते हैं। मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब जिन महिलाओं ने कंसीव कर लिया है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ लोगों को जी मिचलाना, उल्टी होना, कई तरीके से ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में महिलाओं को किस तरीके से उस फेस को फेस करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज की तारीख में पेशेंस नहीं है लोगों के पास। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उनको फर्स्ट चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस थोड़े बहुत आपको रहेंगे। जैसे नॉज़िया, वॉमिटिंग, अपन कभी भी मूवी देखते हैं तो उसमें एक मैरिज के बाद कोई लेडी वॉमिटिंग करती है तो अपन कहते कंसीव करने वाली है, पर वो कर ले, पर आपके घर में अगर वॉमिटिंग 2-4 भी हो गई है तो दे बिकम वेरी पैनिक कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, जैसे इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है या इतना नॉजिया हो रहा है कि वो उस काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं तो हम वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं जिससे मरीज़ ठीक रहता है। घर में भी क्या है, आपको हाई प्रोटीन डाइट खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, तली हुई चीज़ें या जो चीज़ें एसिडिटी करती हैं वो चीज़ें नहीं खानी है, आपको बैलेंस डाइट खानी है, थोड़े टाइम में खाना। जैसे पेशेंट को उल्टी होगी तो वो खाता नहीं तो और ज़्यादा गैस बन जाती तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो एक क्या नेगेटिविटी की तरफ इंसान जाता है। तो इसमें अपने को छोटे मील्स लेने हैं, वॉट एवर यू फील लाइक, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कि किसी चीज़ को देख के, जैसे दूध को देख के उल्टी हो रही है तो आप दूध ना लेके कोई मिल्क शेक ले सकते हैं, दही के फॉर्म में ले सकते हैं। तो वी हैव टू एडजस्ट आवर डाइट अकॉर्डिंगली। तो वो थोड़ा सा अपने को स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए।
मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाओं को कौन से ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं जो हर हाल में टाइम पर अपने करवा लेने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से CBC, थायराइड, ब्लड ग्रुप, शुगर, HIV, HPS-AG, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक मैंडेटरी है। मतलब 5-7 टेस्ट, इवन MP भी कहते हैं क्योंकि मलेरिया पैरासाइट का, क्योंकि अपने यहाँ एंडेमिक है मलेरिया पैरासाइट का, तो ये सारे टेस्ट हैं, ये दे आर असेंशियल, वो हर पेशेंट को कराने होते हैं। ये दे आर बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। एंड फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एट द टाइम फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी, कि वो सही जगह लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होके प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा बच्चेदानी में ना लग के कहीं और लगता है, तो वो होता है। दूसरा, आपका बच्चा सही बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, एक बच्चा है कि 2 बच्चे, अगर अपने को शुरू से पता लग जाएगा कि वी आर हैविंग अ ट्विंस और ट्रिपलेट्स, तो वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। जैसे कई बार IVF में आजकल 3 या 4 बच्चे भी लगा देते हैं, तो ऐसे में हम एक सेलेक्टिव रिडक्शन कर देते हैं एक बच्चे का, मतलब एक दवाई लगा के बच्चे को पेट के अंदर मार दिया जाता है ताकि 2 बच्चे पनप सकें। क्योंकि अगर आपने 4 बच्चे, तो आपको पता है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर 2 ही बच्चे रहेंगे तो उसके लिए चांसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी हाई। तो ये सारी चीज़ें अपन डायग्नोज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड। एंड 11 वीक पे जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उस पर कई सारी कंजेनाइटल एनोमलीज़ का होने का हम शुरू में ही पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर आपको 2.5-3 महीने पे पता लग जाता है कि आपका बच्चा डिफेक्टिव है, तो आप आराम से MTP करा सकते हो, क्योंकि अगर वही बच्चा आपको लेट पता लगेगा तो आपके लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है मिसकैरेज होने का, तो मैं चाहूँगी आप हमारे फीमेल व्यूवर्स को ये बताइए कि उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके की डाइट को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो है मिसकैरेज से बच सके। देखिए, डाइट से मिसकैरेज होना इज़ वेरी रेयर। थोड़ा सा पपीता जो कहते हैं, पपाया एंड पाइनएप्पल, उसमें पैपेन नाम का एक केमिकल होता है, वो कई बार अबॉर्टिफिशिएंट होता है जो कच्चे पपीते होते हैं, इसलिए वी आस्क द पेशेंट टू अवॉइड पपाया, पपीता और पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो अपने यहाँ मिलता नहीं है, तो हाँ, मैं आपसे ये सवाल चाहूँगी, रॉ पपाया जो रहता है वो रॉ पपाया होता है, पर जो अपने यहाँ पपायाज आते हैं दे आर आर्टिफिशियली राइपन, तो उसमें से कोई पार्ट कौन सा रॉ है कौन सा नहीं है, वो है राइपन है, वो आप नहीं पता कर सकते हो। तो बेटर अगर आप एक पपाया अवॉइड भी कर दोगे प्रेगनेंसी में 6 मंथ्स के लिए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू मच, यू कैन हैव एनी फ्रूट आउट ऑफ आफ्टर दैट। और कौन सी एक्टिविटीज़ से हमको बचना चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। वैसे तो रेस्ट का इज़ नो रोल, कहते हैं बेड रेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता है प्रेगनेंसी में, पर आप बहुत स्टर्नस एक्सरसाइजेस नहीं करें या कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे आपके बच्चे को नुकसान हो, क्योंकि बेसिकली जो अबॉर्शंस होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डेफिशिएंसी, क्योंकि बच्चे के अंदर जो होते हैं वो हार्मोन से ही बच्चा डेवलप होता है। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या होता है, आपकी बॉडी के सारे हार्मोन डिस्टर्बेंस कर देता है, बिकॉज सब चीज़ आपके ब्रेन CNS से मेंटेन्ड है। तो अगर आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस है तो कई बार वो आपको अबॉर्शंस कर सकते हैं। बाकी मेनली जो अबॉर्शंस होते हैं उनका कोई ना कोई जैसे बीमारी है या हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो ये सब चीज़ मेन कारण है, या कोई यूट्रस में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है या कोई और मतलब रीजंस रहते हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ, तो कोरोना में बिकॉज ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन देवर सो मैनी अबॉर्शंस या प्रीटर्म डिलीवरीज या IUDs, इवन विद द डेंगू ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो एंडेमिक्स चलते हैं, तो उस समय वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल। अपने को कई बार लगता है कि छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार है तो वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द बॉडी मच, बट आपको कितना असर करता है और आपके बच्चे को कितना असर करता है, दोनों में बहुत अंतर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब महिलाएं सेकंड ट्राइमेस्टर में जब जाती हैं तो और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी से लेके उनके माइंड तक होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे खुद को और साथ में अपने पूरे परिवार के साथ मैनेज? देखिए, सेकंड ट्राइमेस्टर रिलेटिवली सेफ ट्राइमेस्टर होता है। उसमें मरीज़ की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग है, घबराहट है, जी मिचलाना है, खाना खाने की इच्छा नहीं होना है, भूख नहीं लगना, नींद आना, जो छोटी मोटी सब समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि पेशेंट एडजस्ट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, बच्चा एक फॉरेन बॉडी है, जैसे अपने कोई कांटा भी चुभ जाता है तो जब तक निकलता नहीं है तब तक अपने को चैन नहीं पड़ता है, अपन वी आर नॉट कंफर्टेबल।
तो जब तक अपन उसको निकाल नहीं लेते, पर अपने यहाँ जो 3 महीने में, बेबी इज़ ऑल्सो अ फॉरेन बॉडी फॉर अस, तो 3 महीने में बॉडी अपनी एडजस्ट हो जाती है, उसको अपना मानने लग जाती है ना। तो 3 to 6 मंथ्स वाला जो पीरियड सेकेंड ट्राइमेस्टर का होता है, दैट इज़ रिलेटिवली सेफ। बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक कंजेनाइटल एनॉमलीज के लिए सोनो करानी है। दैट इज़ डन बिटवीन 16 to 24 वीक। तो उसमें अपने को पता लगता है कि बच्चे की पूरी बनावट ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अगर अपना है तो अपन कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द बेबी यू हैव टू हैव बैलेंस डाइट थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। और मैम जिन महिलाओं को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ 2 तरह से हो सकती है। एक तो या तो पेशेंट पहले से डायबिटिक है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो उसकी प्रेगनेंसी में हुई है। तो हम जैसे ही पेशेंट आता है, पहले तो था कि 20 वीक्स पे करना है हमें, अब आज की तारीख में हो गया है तो हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद हम शुगर टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो ज़्यादा आता है तो मतलब पेशेंट डायबिटिक है, तो हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर वो अपनी डाइट पे कंट्रोल करके उसकी शुगर कंट्रोल रहती है तो तब डाइटरी कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो दवाइयों पे कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन इज़ रिलेटिवली सेफ एंड मेटफॉर्मिन वी कैन गिव इन द प्रेगनेंसी। और थर्ड इज़ इंसुलिन के अपने को इंजेक्शन लगवाने हैं। तो उसमें फिजिशियन और गायनी दोनों मिलके काम करके एक पेशेंट का शुगर लेवल मेंटेन करते हैं ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि प्रॉब्लम आती है फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर से, कि कभी उसका ज़्यादा है कभी कम है। क्योंकि बिकॉज पेशेंट को लगता है कि अगर मैं चीनी नहीं खा रहा हूँ तो मेरे को शुगर नहीं होगा, जबकि अगर मान लो वो एक बनाना भी खा रहा है तो बनाना इज़ ऑल्सो हैविंग अ शुगर। अगर वो वाटरमेलन खा रहा है तो वाटरमेलन इज़ हैविंग प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ शुगर। ग्रेप्स खा रहा है तो ग्रेप्स में भी शुगर है। तो एवरीथिंग इज़ हैविंग अ शुगर। तो आपको जो अपनी डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, लो कार्ब डाइट रखनी है। और कार्ब में भी अपने को मामूली फाइब्रस चीज़ खानी, जैसे आप खीरा खाओ तो खीरे में इतने ज़्यादा आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट शुगर, तो वो आपके लिए ठीक रहेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में जैसा कि मैम अभी आपने बताया कि ईज़िली फिर भी निकल जाता है, लेकिन जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है डिलीवरी को लेकर के महिलाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नॉर्मल होगी कि ऑपरेशन से होगा, कि कोई ऐसा ना हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो वहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूँगी। देखिए, आज की तारीख में क्योंकि बहुत कम बच्चे हो रहे हैं, एक पेशेंट 30-35 इयर्स पे कर रही है प्रेगनेंसी, वो अपने करियर के स्टेज पे आ जाती है, तो वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के एक कंसीव पे ध्यान देती है कि मुझे बच्चा पैदा करना है। उसके साथ उसको बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसको उसके जॉब को मेंटेन करना पड़ता है, उसकी फैमिली को मेंटेन करना पड़ता है, और बच्चे को, क्योंकि अगर वो जॉब पे जाएगी तो बच्चे को कैसे वो करेगी, तो उसको इतना सारा स्ट्रेस होता है। एंड क्या होता था, पहले लोगों को पता नहीं होता था, एंड पीपल वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है। बट नाउ द सिजेरियन ट्रेंड हैज़ इंक्रीज, पेशेंट इज़ अफ्रेड टू हैव पेन। वो चाहता है कि मुझे पेनलेस डिलीवरी हो जाए। अब पेनलेस डिलीवरी के मेथड्स हैं, बट दैट इज़ वेरी टीडियस एंड दैट आर नॉट वेरी कॉमन इन यूज़। तो आज की तारीख में अगर पेन खाए तो उसको हो सकती है। सेकेंडली, वो वर्किंग जो फिज़िकल एक्सरसाइज थी वो दैट इज़ बिकमिंग वेरी लेस, क्योंकि सब लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, इवन घर में भी काम कर रहे हैं, तो सब मशीनों से काम कर रहे हैं। जैसे पहले लोग बाग खुद आटा पीसते थे, खुद का मतलब कुएं से पानी लेके आते थे, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस आप खेतों में काम करते थे। आज की तारीख में तो नोबडी इज़ वर्किंग, तो आपकी जो डाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, आपके बेबी का ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो दैट्स वाई सिजेरियन रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो उस पर अपने को ध्यान रखना है कि आपने को एडिक्वेट डाइट लेनी है, ना तो आपका बच्चा कमज़ोर हो ना ओवर वेट हो। इट शुड बी एन एवरेज वेट। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज सो दैट योर बेबी इज़ डिलीवर्ड नॉर्मली, क्योंकि जो गॉड ने बनाया है वो दैट इज़ बेबी इज़ बॉर्न टू बी अ नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने सिजेरियन नहीं बनाया, सिजेरियन इज़ इन्वेंटेड बाय अस ओनली, कि भैया ठीक है अब आपकी तारीख में आपसे दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है आप वी विल यू गो फॉर सिजेरियन। तो अगर आप थोड़ा सा टेम्परामेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा सा पेन होगा तो वी हैव टू टॉलरेट इट। अगर ये एक टेम्परामेंट बन जाए तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो मैम इंडिया में पेनलेस डिलीवरी के लिए मैंने पढ़ा था कि एपिड्यूरल करके एपिड्यूरल, तो वो मैम कितना सक्सेसफुल और क्या इंडिया में इतना कॉमन है अभी? देखिए, एपिड्यूरल के लिए एक एनेस्थेटिस्ट आपको जब तक की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपके साथ रहना चाहिए। तो वो 10 से 12 घंटे एक पेशेंट को एक डॉक्टर मिले, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पुटिंग एन एपिड्यूरल इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली।
थर्ड थिंग क्या होता है, पेशेंट को पेन नहीं होता तो उसको प्रेशर नहीं सिम्टम फील नहीं होता। जैसे जब बच्चा नीचे आता है तो उसको अपने आप दर्द चलते हैं, तो वो और अपने आप वो पेशेंट जो पुश जो करते हैं ना, जोर लगाना, जो पुश आउट करते हैं बेबी को एक्शन, वो नहीं होता। तो उसमें कई बार फॉरसेप्स डिलीवरी और सिजेरियन रेट बढ़ जाती है। तो व्हेन वी एक्सप्लेन टू द पेशेंट टू द कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग, तो मैनी अ टाइम पेशेंट रिफ्यूजेज एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई, तो अफोर्ड करना मुश्किल है। एपिड्यूरल जो है ये किस तरीके से? एपिड्यूरल एक है ना, एक कैथेटर होता है जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड में डाल देते हैं, तो हम उसमें से एक पेन किलर ड्रग उसमें इंजेक्ट करते रहते हैं ताकि पेशेंट को पेन फील नहीं हो। कॉन्ट्रैक्शंस में आप फीमेल को महसूस होते हैं उस टाइम पर? देखिए कॉन्ट्रैक्शन में तो क्या होता है, टाइटनेस फील होती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होते, बेसिकली उसको पेन फील होता है। जैसे यूट्रस टाइट होता है तो टाइट और लूज की फीलिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है पेशेंट के लिए असेस करना, तो वो नहीं होता। पेशेंट को बेसिकली पेन फील होते हैं, और जब बच्चा नीचे आता है तो उसको एक प्रेशर फील होता है और उसके कारण वो पुश आउट अपने बेबी को करने की कोशिश करती है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल चाहते कि मैं एपिड्यूरल लूं और ये संभव है उसके आसपास, तो किस डिलीवरी के किस टाइम पर उसको एपिड्यूरल ले लेना चाहिए? जब उसका माउथ 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाए तब अपन उसको लगा सकते हैं। 2 फिंगर 50% फेस में इनिशियल पेन तो उसको थोड़े बहुत लेने ही पड़ेंगे, उसके बाद वो इफेक्टिव रहता है। इसके में कोई साइड इफेक्ट कितना सेफ है? कितना देखिए साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बिकॉज कई बार ये जैसे एपिड्यूरल फेल हो जाता है, आप पेशेंट के फॉरसेप्स डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिजेरियन रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि नहीं इसके पास सिजेरियन रेट बढ़ जाएगी, तो उसको लगता है नहीं नहीं वैसे ही करा दो। मतलब क्योंकि अपने राजस्थान में तो पीपल आर प्रोन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, दे रियली वांट अ नॉर्मल डिलीवरी। वो उनको ऐसा लगता है डॉक्टर कुछ भी करके नॉर्मल डिलीवरी करा दे। अगर पेशेंट ये सोचे कि मुझे करना है एंड आई हैव टू वर्क फॉर इट, तब तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज इफ़ दे डू अ फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपरली, दे वर्क प्रॉपरली, तब तो नॉर्मल डिलीवरी कैन अकर ईजिली। तो इस कारण ये है, तो इसीलिए फेलियर है। फिर इन्फेक्शन है, कई बार स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होकर थोड़ा सा वो एक प्रोलॉन्ग और लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे मैम समझना चाहूँगी कि सिजेरियन कभी कभी जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन केसेस में सिजेरियन करना ज़रूरी हो जाता है। वो कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन केसेस होते हैं जैसे कि मार्जिनल या फुल्ली प्लेसेंटा, तो वो मैं चीज़ आपसे समझना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि वहाँ पर हर हाल में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना जा कर के डॉक्टर को सिजेरियन के लिए जाना ही पड़ता। देखिए सिजेरियन के कुछ तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं, कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस होते हैं। एब्सोल्यूट में मतलब आपके 100% सिजेरियन होगा। जैसे आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर आपके नाल नीचे है तो आपको इतनी ब्लीडिंग होगी कि पेशेंट विल नॉट सर्वाइव, तो आपको सिजेरियन के लिए जाना ही जाना है। सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जब बच्चा आके आपका फंस गया है, बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा है, कोई चाहे हैवी बेबी है, चाहे कोई भी वॉट एवर CPD है, कोई सा भी रीज़न है, तो जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। CPD है जहाँ पे आपकी घाटी छोटी है और बच्चा बड़ा है, कि फैलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, या तो आपके पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है या बिग बेबी है, जैसे 4.5 kg बेबी है, तो दैट्स उसमें आपको जाना ही जाना है। फिर आपका जैसे है प्रीवियस टू सिजेरियन, या प्रीवियस कोई आपकी यूट्राइन सर्जरी हो रही है, क्लासिकल सिजेरियन है, तो ऐसे में आपको करना है। जैसे आजकल ब्रीच में भी उल्टे बच्चे में भी हो रहे हैं, बट दैट इज़ अ रिलेटिव इंडिकेशंस। कई बार बच्चे की धड़कन ख़राब हो जाती है, तो फीटल डिस्ट्रेस इज़ ऑल्सो रिलेटिव इंडिकेशन, जो उस समय पता लगता है कि अगर बच्चे की धड़कन ख़राब हो जाती है, तो ये सब चीज़ें कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें अपने को सिजेरियन करना ही करना है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल वैसे तो होनी चाहिए डिलीवरी, लेकिन हाँ ये कुछ कंडीशंस जो आपने हमको हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर जो है डॉक्टर को जाना पड़ता है। पूरी जर्नी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक महिलाओं के लिए आपने बताया, हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए अपनी वाइफ के प्रति, और परिवार को किस तरीके से महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए आजकल तो बहुत सिनेरियो चेंज हो गया है। जब हम लोग प्रेग्नेंट थे तो प्रेगनेंसी वाज कंसिडर्ड अ नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल, कि ठीक है जैसे रोज़ आप खाना खाते हो, रोज़ आप नहाते हो, तो वैसे आप एक दिन बच्चा पैदा कर रहे हो। बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज एंटायरली। Husbands are really participating in the pregnancy. They are pampering their wives, even whole of the family, girls and boys side. They all are so enthusiastic about the baby
every day one or the other person is giving some or the other advice to the girl, to the pregnant girl, कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ठीक है या नहीं है वो दैट इज़ वेरी एंटायरली डिफरेंट। तो आजकल तो बहुत सपोर्टिव है, और जो नहीं कर रहे हैं मेरा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चा दोनों का होता है। बच्चा होने के बाद फादर हमेशा क्लेम करता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो यू शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर वाइफ, क्योंकि उस समय उसके साथ इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, वो अकेले उनके साथ स्ट्रगल कर रही होती है टू कोप अप। तो अगर आप उसको थोड़ा सा एक मॉरल सपोर्ट दे दोगे तो दैट इज़ वेरी इजी। जैसे अब हम भी फॉरेन कंट्रीज़ में तो हस्बैंड को डिलीवरी में बुलाते ही बुलाते हैं, पर हम भी अगर कोई पेशेंट विलिंग, हस्बैंड विलिंग है तो हम बुलाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो क्या राजस्थान थोड़ा बैकवर्ड है, तो ऑल द टाइम मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वांट्स टू कम विद द पेशेंट फॉर द डिलीवरी टू कंसोल हर, but many times in the educated patient husband is also coming because the wife listens to the husband, और वो उसका कॉपरेशन रेट इज़ वेरी इंक्रीज्ड। तो वो सब चीज़ें हम ले रहे हैं, और कई बार जैसे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके हस्बैंड को कहते हैं यू शुड टेक केयर, एंड उसके टैंट्रम्स है तो वो भी आपको थोड़े बहुत आपको टॉलरेट करने पड़ेंगे। यू शुड बी वेरी, हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं जो आपको उसको बहुत मतलब अफेक्शनेटली थोड़ा सा उसके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, तो आपका जर्नी बहुत आराम से निकल जाएगी। एक हमारे दर्शक मैम सवाल था स्कीम नंबर 2 से हैं पारुल गुप्ता जी। उनका ये सवाल था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में उन्हें प्रीक्लम्शिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बीपी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। डॉक्टर ने उन्हें जो है वो ये बोला है कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई गया तो आपका सिजेरियन करना ही पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। तो देखिए, एक बात ये है, सबसे पहली बात तो आपको आपकी बीमारी को समझना पड़ेगा। आप डरेंगे तो आपका टेंशन और स्ट्रेस से बीपी और बढ़ेगा। बीपी जो है वो इट्स अ रियली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर द मदर एंड बेबी टू। दोनों के मॉर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब मरने से लेके कोई भी बीमारी तक, खराबी होने तक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे पहले पीपीएच वाज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ, अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आजकल हाइपरटेंशन इज़ बिकमिंग द इम्पॉर्टेंट कॉज, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द डेथ। क्योंकि आपका बीपी अगर जो शूट होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, बीपी कंट्रोल की दवाई खाएं। अगर आपका नहीं होता है तो आप एडमिट करें, और डरने से कुछ नहीं होगा। और सिजेरियन भी ऐसा नहीं है, सिजेरियन इज़ डन टू सेव द मदर एंड चाइल्ड। अगर आपकी हालत ख़राब हो जाए और आप सिजेरियन नहीं कराओ, आपके बच्चे को नुकसान हो जाए, आपका बच्चा एक्सपायर हो जाएगा पेट के अंदर, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो आप अपने डॉक्टर के प्रति सुने। और बीपी बढ़ता है, नॉर्मल चीज़ है, कई पेशेंट में मतलब एक बीमारी है, तो अपने को उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दे रहा है, क्योंकि अब आप घर में बैठ के उसको नहीं ट्रीट कर सकते हो, तो आपको तो ये करना है कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, अपने आप को काम एंड रिलैक्स रखना है, ताकि टेंशन से आपका अगर बीपी और बढ़ा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन रेट और बढ़ेंगे। एक और सवाल है स्कीम नंबर 1 से हमारे दर्शक है मधु जी। उनका ये सवाल है कि उनका भी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मगर उनकी जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है, उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती है, और उन्हें अभी अपने नए अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि बेबी का वेट बहुत कम है। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन, वो खाना चाहती हैं मगर उनको भूख नहीं लगती है। इसमें वो किस तरीके की डाइट लें जिससे बच्चे का वेट गेन हो? देखिए, एक बात ये है, एक पेशेंट को अगर भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर एंड चाइल्ड दो जनों की डाइट एक माउथ से चलेगी, तो यू हैव टू हैव डाइट। इस वक्त की ज़रूरत होती है? भाई देखिए, वैसे तो 2200 डाइट जो एक एवरेज लेडी की होती है 2200 किलो कैलोरीज होती है, पर ये 1 to 1.5 टाइम्स हो जाती है उस समय प्रेगनेंसी में, तो 3000 कैलोरीज तो कम से कम आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चे का ग्रोथ होगी, आप खाओगे नहीं तो बच्चे की ग्रोथ है, पर आपको भूख नहीं लगना, एक सभी इंसानों को भूख लगती है। अगर किसी को भी भूख नहीं लगेगी तो फिर कोई भी खाना नहीं खाएगा। अपन तो चलो इंसान है, अपने को पता है कि सुबह लंच और शाम को करना होता है। जानवरों को थोड़ी पता है कि सुबह लंच टाइम है और शाम को डिनर टाइम है, बट दे ऑल्सो ईट बिकॉज दे फील हंग्री, क्योंकि आपकी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना खाना चाहिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी नहीं चलेगी, तो बच्चा कहाँ से चलेगा? तो आप एक डॉक्टर को चेकअप कराएं कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही है। फिर आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए वो डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। आपकी बेबी की ग्रोथ की दवाइयाँ भी होंगी, अगर नहीं होते तो भर्ती करके हम बॉटल्स और इंजेक्शंस लगा सकते हैं ग्रोथ के। और उसी के हिसाब से पहले हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इटियोलॉजी बिहाइंड इट,
कि भाई आपका क्या कारण है कि जिसके कारण आपका ये बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या क्या चीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। मैम एक एवरेज वेट एक बेबी का एट अ टाइम ऑफ द डिलीवरी कितना होना चाहिए? देखिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 2.8 kg है, पर अपने इंडियन स्टैंडर्ड है 2.5 kg। और एक मदर को अपनी लास्ट डिलीवरी तक अपना जो वेट है, जब उसने कंसीव किया था, कितना केजी उसको वेट गेन करना चाहिए? देखिए 8 to 10 kg कहते हैं, पर अगर बहुत ही ओबीज लेडी है तो थोड़ा कम हो, और थोड़ा बहुत ही थिन लेडी है तो ज़्यादा भी हो सकता है, पर 8 to 10 तो इस एवरेज की हर जने का गेन होना चाहिए। ये तो मैम मैंने आपसे बात करी प्रेगनेंसी के बारे में, महिलाओं के बारे में, और किस तरीके से परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक गायनोलॉजिस्ट के तौर पर कितना चैलेंजिंग रहता है आपका ये जॉब? देखिए एक गायनेकोलॉजिस्ट को पूरे टाइम ऑन द टोज़ पे यूँ खड़ा रहना पड़ता है। आप कहीं अपने पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकते हो। एट एनी टाइम कॉम्प्लिकेशन कैन अकर टू द मदर एंड द बेबी। और जिस तरह से आज की तारीख में कंज्यूमर एक्ट डॉक्टर्स पे आ गया है, उसके बाद तो उनको कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल भी होती है तो उनको लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही हुई है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट टू पिक अप द कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि आप ये करो कोई भी काम अगर प्रोसीजर होगा तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन होंगे ही होंगे। अगर पेशेंट की डिलीवरी होगी तो पीपीएच भी होगा ही होगा, हाइपरटेंशन बीपी भी हाई होगा, बीपी हाई के कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। तो आप कितनी जल्दी, जब तक कि आप पेशेंट के प्रति ऑब्जर्वेंट नहीं रहोगे तब तक आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। अगर मान लो मैंने अपने पेशेंट को 4 घंटे तक नहीं देखा तो 4 घंटे में अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं नहीं उसको डिटेक्ट कर सकती हूँ। तो द स्टाफ शुड बी वेरी ट्रेन्ड, द डॉक्टर शुड ऑलवेज बी ऑन द कॉल। तो जब तक कोई डिलीवरी है वो एक सर्टेन रिकवरी पीरियड से नहीं निकल जाती, वी कांट लीव द पेशेंट। तो ये जो है इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। तो आज की तारीख में ऑब्स्ट्रैटिक्स तो लोग करना ही नहीं चाहते। इवन माई पेशेंट्स दे कमेंट ऑन अस मी कि मैडम आप सोते कब? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आप लोग रात को 2 बजे हो तो आप मुझे मिल जाते हो, मैं सुबह 10 बजे आती हूँ तो आप वहाँ पे दिख जाते हो, सुबह 7 बजे भी आप डिलीवरी करा रहे होते हो। तो हाँ, तो वी आर ऑल द टाइम ऑन द टोज़। और हमारी शुरू से अब 25 साल की प्रैक्टिस हो गई है, तो 25 साल में आवर बॉडी इज़ ट्यून टू लाइक दैट कि हम उठ के काम कर लेते हैं। जैसे अगर अभी एक फ़ोन आए, एक फ़ोन में आई एम जस्ट यूँ अलर्ट, मुझे ऐसे टाइम नहीं लगता। अगर पेशेंट को लगता अरे मैडम कब आएगी, आई टेल यू, जैसे एक पेशेंट था उसकी डिलीवरी होने वाली थी, आई वॉज एट माई होम, तो मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, कोई गेट पे किसी को छोड़ने गई थी, तो इट विल हार्डली मतलब आ गया उतने देर में 2 मिनट में भी उसको ऐसा लगा डॉक्टर नहीं आएगा क्या। तो उसको 2 मिनट का पेशेंस भी नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप एकदम कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि 1 सेकेंड में आप अपीयर हो जाओ। इट विल टेक सम 5 to 10 minutes टू यू ऑल्सो। मे बी यू आर डूइंग समथिंग, यू आर टेकिंग बाथ और यू आर डूइंग समथिंग एल्स कि आप एकदम नहीं आ सकते हो। तो वो भी पेशेंस पेशेंट में नहीं रहता है, उसको तो ऐसा लगता है कि हमेशा एक वो रहे। और दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज माई पेशेंट इज़ हैविंग अ कॉन्फिडेंस कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैडम आ जाएगी, तो दैट इज़ वेरी बिग। उसके कारण वो बहुत रिलैक्स रहता है कि मैडम यहीं रह रही है, पास में ही है, या मैडम नीचे ही बैठी है, मैडम अपने चेंबर में बैठेगी, जैसे भी हम बोलेंगे तो वो आ जाएंगी। तो वो इजी रहता है। पेशेंट का जो विश्वास है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो है आपको एक पावर दे देता है कि नहीं मुझे तुरंत जाना है। हाँ, और अगर आज मैं हूँ तो मैं उसका कॉम्प्लिकेशन है या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको उसी समय डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकती हूँ। तो अगर मैंने कुछ अगर डिटेक्ट करके ट्रीट करके उस समय 2 इंजेक्शन लगा दिए एक्स्ट्रा, तो किसी को पता नहीं लगता कि पीपीएच हुआ भी था या कोई कॉम्प्लिकेशन आया भी था या टीआरबी हुआ था या स्टिच भी कर दिया, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स हैपन, दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स हैपनिंग इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो वो सारी चीज़ें अपन कर लेते हैं। या जैसे बेबी नहीं क्राई किया तो अपन ने थोड़ा सा रिवाइव किया, बेबी क्राई कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑल थिंग्स यू विल डू व्हेन यू आर देयर। इफ़ यू आर नॉट देयर यू कांट, बाद में आप कुछ कह नहीं सकते हो ना। तो यू ऑलवेज शुड बी देयर। एंड इन द प्राइवेट सेक्टर द पेशेंट इज कमिंग, or even in the government sector patient is coming for to delivery to be conducted by a doctor. They want doctor care. अगर उसको किसी नर्सिंग स्टाफ या दाई से करा रही थी तो वो गाँव में ही करा लेता। तो दे आर कमिंग फॉर अस, तो हम उसको जो सर्विस वो एक्सपेक्ट करके आता है हमसे, हमें उसको देनी चाहिए। और हम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, क्योंकि वी ऑल्सो वांट द रिजल्ट्स।
आज एक पेशेंट आके कहता है कि मैडम ये बच्चा आपने कराया, तो वी ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट इट कि मैडम हमारा तो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सबने मना कर दिया और आपने इसको डील किया। तो वो पेशेंट इज़ रियली ग्रेटफुल फॉर थ्रू आउट हर और हिज लाइफ। तो जो आपने फर्स्ट डिलीवरी या फर्स्ट बेबी जब आपने कराया होगा, वो फील कैसा था? देखिए, फर्स्ट बार जब मैंने एक मैकेंटॉश जो हमारा प्लास्टिक का गाउन होता है वो पहन के मैं आई वॉज इन द 7th सेमेस्टर डूइंग माई MBBS, तो हमारी गायनी पोस्टिंग लगती, ऑब्स्टेट्रिक्स में लेबर रूम ड्यूटी लगती थी, जहाँ पे हमें डिलीवरी दिखाई जाती थी कि आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा असिस्ट करा लें, एक आधा डिलीवरी करा लें, तो वो आप जाते थे। तो वो पहन के मुझे ऐसा लगा था कि मैं कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ। तो फील जो आपको उस समय आता ना, व्हेन यू डू फर्स्ट योर डिलीवरी, व्हेन यू आर डूइंग योर फर्स्ट सिज़ेरियन, व्हेन यू आर स्टिचिंग फर्स्ट योर एपिज़ोटमी, इवन तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। अब अगर आप रिट्रोस्पेक्ट में देखो तो इतनी सी एपी के 2 स्टिच लगाने में कुछ भी नहीं है, या बेबी को पकड़ लिया, पर आपको जो उस समय वो खुशी मिलती है, दैट इज़ वो हर जने को मिलती है जब वो कोई चीज़ पहली बार करता है, तो वो सबको मिलेगी। बनने का ही ख्याल क्यों है? फैमिली में से पहले कोई था जिसको आपने देखा? देखिए, बहुत सारे डॉक्टर थे पर गायनी में कोई नहीं था। एंड एक गायनी जो ब्रांच है वो दैट इज़ ऑलवेज रिवॉर्डिंग। एक बच्चा अगर आज भी हॉस्पिटल के सामने से निकलता है तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा आप यहाँ पैदा हुए थे, आपको इसने कराया है। अगर जैसे आपको जुकाम खांसी बुखार या कहीं पे कुछ हुआ तो कोई ये याद नहीं करता कि इस ऑपरेशन में कराया। वो अगर कहीं ऑपरेशन हुआ होता है या कोई बीमारी या वो कुछ हुआ होता है उसका, तो वो उस डॉक्टर को याद नहीं रखता, पर जिस डॉक्टर ने उसको पैदा करा के उसको इस दुनिया में लाने के लिए एक उसका भी हाथ लगा है, तो उस डॉक्टर को वो ज़िंदगी भर याद और उस प्लेस को याद रखता है। तो जो रेस्पेक्ट और रिवॉर्ड एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन बेसिकली को मिलता है, क्योंकि पेशेंट्स जो होती है लेडीज़ हमेशा थोड़ा सा मतलब शाय भी रहती हैं और थोड़ा सा मतलब नेग्लेक्टेड रहती है इन द सोसाइटी। खुद तो कुछ भी खुद की तरफ से भी और कुछ सोसाइटी की मतलब फैमिली की तरफ से भी कि ठीक है हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जब वो बहुत परेशान होती है और परेशानी में आपके पास आती हैं और आप उसको ठीक और सोल्यूशन करते हो, तो दे आर बिकम सो हैप्पी कि आपने उसके लिए मतलब लिटरली देखा है मैडम आपने तो मुझे दूसरा जीवन दिया है। तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। में से फैमिली बच्चों के लिए सोशल लाइफ थोड़ा टाइम कभी नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखें तो मेरी लाइफ मैं जो कहती हूँ इज़ वेरी परफेक्ट। मैंने अपने बच्चे के लिए जब वो छोटा था मैं उसको पढ़ाती थी। आई टेक आउट टाइम टू मतलब एटलीस्ट 1 to 2 hours पर डे फॉर हिम, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और उसके कारण उसका बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ। आज वो अच्छी जगह जॉब कर रहा है। क्योंकि आपको देखो जॉब के साथ आप 100% करो, परंतु आपको अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ सबके साथ रहना चाहिए। मैं आज अपने रिलेटिव्स के भी जाती हूँ, पूरा जाती हूँ, पर हाँ मैं ये है कि मैं अगर आपका 2 घंटे का फंक्शन है तो आप जो प्राइम 15 मिनट का टाइम दे सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे सेट करके जाओ कि भाई आपका पेशेंट अभी डिलीवर नहीं हो रहा है या आपका पेशेंट की अभी ठीक है डिलीवरी हो गई है, तो उसके बाद आप जा सकते हो। आप मैरिज में तो वो दे ऑल्सो बिकम हैप्पी कि मैडम आई थी हमारे यहाँ या मतलब हमारी रिलेटिव आई थी, तो आप सब चीज़ें हैं। इवन फॉर द गायनी सोसाइटी आई एम वर्किंग अ लॉट। मैं पास्ट प्रेसिडेंट थी, अभी भी मैं PAC कमेटी नेशनल लेवल पे भी मैं काफ़ी काम कर रही हूँ गायनी में। तो मैं आई टेक आउट द टाइम। जैसे अभी आप लोगों के साथ भी इंटरव्यू करना है तो ठीक है, अगर पीछे में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जाके उसको देख लूँगी। तो आपको बीच बीच में टाइम मिलता है और 24 hours तो यू डोंट हैव इट। आपके पास जो और भाई जैसे आपने 10-15 घंटे काम किया तो बाकी भी तो आपके पास टाइम है, 14 hours का टाइम है। तो 14 hours में आप 2-3 घंटे अपने ऊपर भी दे सकते हो। और लाइफ अगर जब तक बैलेंस नहीं रहेगी तब तक आप फिर एक लाइफ से फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। एंड डॉक्टर जो होता है जब तक कि वो काम एंड कूल नहीं होगा, बिल्कुल पेशेंट से काम नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। अगर डॉक्टर ही स्ट्रेसफुल रहेगा तो फिर पेशेंट तो बट नेचुरल स्ट्रेस में आ जाएगा। दूर करने के लिए आप कैसे क्या करते हैं? देखिए, आपको एक तो प्रॉपर स्लीप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप 8 अगर आपको दिन में नहीं है, आप रात में नहीं सो पा रहे हो तो आप दिन में 2 घंटे सो जाओ। आप 8 to 10 मॉर्निंग में आपने जैसे काम किया, आप अराउंड लेके आए 8 बजे, आप 8 से 10 सो गए, तो आपको यू हैव टू टेक आउट योर टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेरी मतलब क्वाइट, कि आपको थोड़ा मेडिकेशन, थोड़ा रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें आपको अच्छा लगे। जैसे आई डू सो मैनी ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज़,
कि तो कि मुझे अच्छा लगता है कि अभी जैसे आई एम फीलिंग फॉर द प्राइजेस कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अलवर के लिए नेशनल लेवल पर प्राइज़ लाऊं, अपने इंडिविजुअल के लिए लाऊं। तो मैंने इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ करी हैं। मैं जैसे गांव में जाकर या स्कूल्स कॉलेज में जाके बच्चों को मतलब एजुकेट करती हूँ अबाउट द हेल्थ, अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अबाउट द कैंसर वैक्सीनेशन, सो मैनी जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी एक खुशी मिलती है। तो जो आपको अंदर से जो एक इंटरनल खुशी मिलती है, तो वो आपको एक बहुत पेशेंस और बहुत एक कामनेस और वो देती है, आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत दूर वो कम कर देती है। जब एक बच्चों का या किसी का भी महिला का एक हंसता हुआ चेहरा, एक धन्यवाद का चेहरा आता है, तो आप अपनी बहुत परेशानियां भूल जाते हो। मैं हमारे दर्शकों के थ्रू आप फीमेल व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहूँगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि एक प्रेगनेंसी और जो चीज़ें औरतों के साथ होती है, टेक इट एज अ नॉर्मल। जब चीज़ आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आपको डॉक्टर को भी जाना चाहिए। ये कोई अपने को कहने में प्राउड नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो कभी डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है, इवन दो यू आर सफरिंग। क्योंकि कई बार बीमारियाँ छोटी सी भी होती हैं, तो वो भी मतलब, या बड़ी बीमारी जो भी है, छोटी सी इलाज से भी ठीक हो सकती है और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है। जैसे आपके लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपको विटामिन D3 की कमी है, आपने 4 टैबलेट्स खाई और आप ठीक हो गए, तो दैट वाज वेरी सिंपल। बट इंस्टेड कि आप उसके कारण रात भर सो नहीं पा रहे हो, आपको रोज़ रात को क्रैम्प्स आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, तो क्या फ़ायदा है? तो आप डॉक्टर की एडवाइस लें, जब ज़रूरत हो उसका कहना माने। एंड द फोरमोस्ट थिंग कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड आयरन। 3 things are the basic things a lady should get in the plenty amount। अगर उसकी हेल्थ सही होगी तभी वो उसकी सारा काम कर सकती है, मेंटली सही हो सकती है, फिज़िकली सही हो सकती है, अपना वर्क परफॉर्मेंस सही कर सकती है, अपनी फैमिली को सही कर सकती है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो सबसे पहले जो कहा गया है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए डॉक्टर्स बाद में आते हैं, आपकी हेल्थ पहले, डाइट पहले आती है। अगर आप प्रॉपर डाइट लें और प्रॉपर अपने तरीके से काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि एक गायनेकोलॉजिस्ट की जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, कौन से टेस्ट कौन से सेमेस्टर में करवाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप तभी खुश रहेंगे जब आप खुश रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप पर वर्कआउट कीजिए, लाइफ आपके साथ वर्कआउट खुद पे खुद करेगी। तो आज ये हमारे साथ थी डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी, जिनका ये कहना है कि महिलाओं को अगर अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि उनकी सेहत कैसी है, तभी वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। कहते हैं कि जब निरोगी काया होती है तभी कुछ अच्छा होता है। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।